Hello students, myself Jyoti Bodwal, Assistant Professor of Geography from GCW Tosham College. आज हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स टॉपिक, जो कि आपके बीए की यानी कि ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले आपने वर्क ऑफ एयर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में। तो जो लैंड फॉर्म्स यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हमारे समुद्री पानी से बनाई जाती हैं, उन्हें हम मरीन लैंड फॉर्म्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो स्थलाकृतियाँ हमारी समुद्र के किनारे बनती हैं, इसलिए हम इनको कोस्टल लैंड फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि कोस्ट क्या है, या शोर क्या है, शोर लाइन क्या है, बीच क्या है। और इसको समझने के लिए हम डायग्राम के देखेंगे, जो कि एक जोनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोस्टल सिस्टम है, बीच का, बीच प्रोफाइल का। तो जो महाद्वीप पे जो क्लिफ से या भृगु से समुद्र की ओर का जो शुष्क स्थलीय भाग जो होता है, वो समुद्री तट कहलाता है, यानी कि कोस्ट कहलाता है। और तट से आगे महाद्वीपीय ढाल यानी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप का वह हिस्सा जो जलमग्न रहता है, समुद्री किनारा कहलाता है। और उसको हम दूसरे समझ सकते हैं कि जो उच्च ज्वार रेखा और निम्न ज्वार रेखा के बीच का जो भाग जिसमें समुद्री जल ऊपर नीचे होता रहता है, समुद्री किनारा कहलाता है। और समुद्री जल और महाद्वीपीय स्थल को अलग करने वाली रेखा को समुद्री किनारे की रेखा यानी कि शोर लाइन कहते हैं। और जो समुद्री किनारे का वह भाग जहाँ उच्चतम ज्वार रेखा के पीछे स्थल की ओर फैला होता है, और इस भाग में केवल भयंकर तूफानों के दौरान ही तरंगे पहुंच पाती हैं, इस पर सदैव जल नहीं रहता, उसे हम बैकशोर यानी कि पृष्ठ किनारा कहते हैं। और अग्रिम किनारा वहाँ होता है जहाँ सागरीय जल सदैव विद्यमान रहता है, और पटरियों से समुद्र की ओर स्थित निम्न ज्वार रेखा तल का जलीय भाग होता है। अब बात करते हैं कि सी वेव्स के जरिए इरोजन किस किस प्रकार से होता है। कोई भी हमारे एजेंट ऑफ इरोजन है, वो दो तरह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं। एक तो है वाया इरोजन और दूसरा है वाया डिपोजिशन। पहले हम बात करेंगे इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स, उसके बाद हम बात करेंगे डिपोजिशन की। तो पहले बात करेंगे प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस में कई सारे हैं हमारे प्रोसेस, जैसे कि सोल्यूशन है, वेव कैरिंग है, अब्रेशन है, हाइड्रोलिक एक्शन है, न्यूमोनिटिक एक्शन है, और एट्रिशन एक्शन है। ये किस प्रकार से हेल्पफुल करते हैं मरीन इरोजन में? जैसे अपर्दन का यह ढंग का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो नहीं है, क्योंकि घुलन क्रिया जो केवल सिर्फ चूने, चाक और डोलामाइट जैसी चट्टानों के लिए ही, चट्टानों वाले तटीय भागों को ही सीमित रहती है। वहीं अगर हम बात करें वेव कैरिंग और वाटर प्रेशर की, या हाइड्रोलिक एक्शन वेव प्रेशर की, तो जो समुद्री
तरंग के तटों पर टकराती हैं वो चट्टानों के छिद्रों और दरारों में छिपी वायु भ्रंश कंप्रेस जाती है। इससे चट्टानों की संधियों पर तेज दबाव पड़ता है और चट्टानों का आयतन घट जाता है। तरंग के वापस लौटते ही यह दबी हुई जो वायु झटके से बाहर निकलती है और हवा के इस आकस्मिक फैलाव से चट्टानों का आयतन अचानक बढ़ता है और चट्टानों पर विस्फोटक प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप चट्टानी कण ढीले पड़ने लगते हैं और इस क्रिया की लंबी अवधि तक रिपीट होने से चट्टानें टूट जाती हैं। और जो हाइड्रोलिक एक्शन है, समुद्री तरंगे और धाराएं अपने तीव्र वेग, भार और दबाव के कारण जब तटों से टकराती है तो वहां के चट्टानों पर हथौड़ों के समान भीषण प्रहार डालती है और इन चट्टानों में चट्टान टूटकर बिखरने लगती हैं और तटीय चट्टानों का टूटना शैटरिंग कहलाता है। अब्रेशन यानी कोरेशन प्रोसेस के जरिए तरंगों द्वारा अपघर्षण कार्य भी दो तरह से होता है। एक तो है बजरी, कंकर, पत्थर जैसे जो इरोजिव टूल्स से लैस होकर समुद्री तरंगे किनारे पर टकराएं और चट्टानों को तोड़ फोड़ कर मलबे को अपने साथ बहा ले जाएं। वहीं दूसरी ओर तरंगे बड़े बड़े शिलाखंडों को अग्र किनारे और पीछे पश्चिम किनारे के बीच तली पर आगे पीछे खदेड़ती रही और इसमें तली का भी साथ साथ अपरदन होता रहता है। और एट्रिशन एक्शन के जरिए तरंगों के साथ प्रवाहित अपरदित पदार्थ जिसमें बजरी, कंकर, पत्थर आदि आपस में टकराकर महीन हो ही जाते हैं और तरंग द्वारा तट की ओर जाते पदार्थ व उन्हें तरंगों के नीचे अग्र प्रवाह में वापस आते पदार्थ भी आपस में चूर चूर हो जाते हैं। इस जरिए इन विभिन्न प्रोसेस के जरिए हमारा मरीन इरोजन होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। जैसे अगर ताकतवर लहरें ज़्यादा अपरदन कर पाती हैं और लहरों की जो ताकत है वो दो बातों पर निर्भर करेगी कि उसका क्षेत्र जो कहाँ पर उसको इरोजन करना है वो क्षेत्र कितना बड़ा है और लहरों में बोझ यानी कि लोड कितना है। वहीं आग्नेय और कायांतर जो चट्टानें हैं कठोर होने के कारण कम अपरदित हो पाती हैं, जबकि कोमल होने के कारण अवसादी चट्टानें अपेक्षाकृत जल्दी अपरदित हो जाएंगी। और यदि तटवर्ती चट्टानों में संधियां हो और चट्टानों की परतें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में हो तो तरंगों द्वारा अपरदन करना आसान होता है। और वहीं अगर चट्टानें अभिनति समुद्र की ओर, संधि स्थलों की दिशा जमीन की ओर हो तो चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती हैं। इससे अपरदन आसान होता है। ज्वार भाटे जितने अधिक बड़े होते हैं उनकी अपरदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। पुतलिनों और खाड़ियों की उपस्थिति अपरदन में बाधक होती है। अधिक वर्षा वाले तटीय क्षेत्रों में लहरें चट्टानों को नीचे से काटती है और वर्षा का जल तट को ऊपर से अपरदित करता है। और समुद्री जीव यानी कि जीव जंतु और वनस्पति का भी प्रभाव पड़ता है इस प्रोसेस में। जैसे कि जो कुछ समुद्री जो जीव हैं हमारे जो पर्यावास हैबिटेट या प्रजनन के लिए तटीय चट्टानों में छिद्र, बिल, गुफाएं बना लेते हैं और तटीय पेड़ पौधों की जड़ें भी चट्टानों को दराजों में घर कर लेती से चट्टानों का क्षय होता है, अपरदन आसान होता है। ये कुछ लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारे बनते हैं समुद्री लहरों के इरोजनल वर्क से। अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स इस डायग्राम में, जिसमें क्लिफ है, वेव कट प्लेटफॉर्म है, नॉच है, आर्क है, स्टैक है।
अब उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। जो सी क्लिफ है यानी कि वेव कट प्लेटफॉर्म है सॉरी, सी क्लिफ यानी कि समुद्री भीगो, तो एकदम जो खड़े समुद्री तट को भृगु कहा कहते हैं, पहली बात तो ये। और जिन तटों पर तीव्र ढाल वाली चट्टानें तट के समुद्र के नीचे चली जाती हैं, वहां शुरू में फेनिल तरंगे समुद्र के जल स्तर पर अपरदन के द्वारा एक खांच यानी कि नौच का निर्माण करती है। और यह खांच अपरदन के द्वारा अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और आधार को तब तक खुरेदती यानी कि इरोड करती रहती है जब तक चट्टान के खांच के ऊपर लटा हुआ भाग समुद्र में गिर नहीं जाता। और इस प्रकार बची हुई चट्टान का दीवार की तरह खड़ा रहना जो भाग है वो क्लिफ समुद्री भृगु कहलाता है। और समुद्री तरंगों के लगातार प्रहार से भृगु स्थल की ओर पीछे हटते रहते हैं। और भारत में ये पश्चिमी तट पर अरब सागर की ओर मुंह किए खड़े अनेक विशालकाय भृगु आपको मिल जाएंगे। और भृगु यानी कि क्लिफ के बार बार पीछे हटने से उत्पन्न शैल मलबे को ज्वारीय तरंगे भृगु के समान सामने जमा करती है और इससे जल के अंदर एक समतल मैदान का निर्माण होता है, जिसे हम वेव कट प्लेटफॉर्म यानी कि तरंग घर्षित वेदी कहते हैं। ब्लो होल यानी कि वात छिद्र, तरंगों द्वारा गुफाओं पर प्रहार करने से उनका मुंह जल द्वारा बंद हो जाता है। और इन द्वारों के बंद होने के से कंदराओं के अंदर भरी हुई वायु बाहर निकलने के लिए कंदराओं की छतों पर छिद्र कर देती है। इस तरह से बने हुए जो छेद को वात छिद्र यानी कि प्राकृतिक चिमनी ब्लो होल हम कहते हैं। और जो समुद्री हम बात करते हैं सी आर्क और नेचुरल ब्रिज की। तट से समुद्र की ओर काफी आगे बढ़ी हुई चट्टान पर जब दो विपरीत दिशाओं से गुफाएं बनने लगती हैं, तो एक समय पर ये गुफाएं पीछे से आपस में मिल जाती हैं। इससे चट्टान के आर पार एक विशाल छिद्र बनता है जिसके आर पार जल बहने लगता है। इसे हम समुद्री मेहराब या प्राकृतिक पुल कहते हैं। और जब समुद्री मेहराब की छत गिर जाती है और चट्टान का अगला भाग समुद्र के स्तंभ के रूप में खड़ा दिखाई देता है, तो उसे हम स्टैक कहते हैं। यदि स्टैक का ऊपरी भाग तरंगों के घर्षण द्वारा नीचा कर दिया जाता है, तो नीचा हुआ शेष भाग ठूंठ यानी कि स्टंप कहलाता है। यानी कि छोटा स्टैक क्या कहलाएगा? स्टंप। ये हमारा प्रोसेस है कि किस तरह से गुफाएं बनती हैं, किस तरह से नेचुरल ब्रिज और सी स्टैक हमारे बन रहे हैं, और किस तरह से बेस खाड़ी का निर्माण हो रहा है। जब कभी कोमल और जो कठिन जो कठोर चट्टानों के लंबवत स्ट्रेटा एक दूसरे के सारे एकांतर क्रम में समुद्र की ओर मुंह किए बिछे हुए रहते हैं, तो समुद्र की लहरें जो हैं अपने प्रहारों से जो कोमल जो चट्टानी होती शैलों को अधिक और कठोर शैलों को कम अपरदन करती है। तो जाहिर सी बात है। और जो कठोर जो शैल स्तर है वो समुद्र की ओर आगे निकले रह जाते हैं और खाड़ी और कगारों का निर्माण करते हैं।
और जिन तटीय चट्टानों में जोड़, दरारें और कोमल चट्टानों के संस्करण मौजूद रहते हैं, वहाँ तरंगों द्वारा विभेदी यानी कि डिफरेंशियल इरोजन के कारण समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है। गुफाएं या कंदराएं स्थायी नहीं होती, क्योंकि तरंगों के काट छाट से उनका रूप हमेशा बदलता रहता है। या वेरियस लैंडफॉर्म्स दे सकते हैं जो इरोजन से बने हैं। अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल वर्क ऑफ सीवे, यानी कि समुद्र तरंगों का निक्षेपण कार्य। नदियाँ और जो अन्य साधनों द्वारा तटों पर जो पदार्थ जमा किया जाता है और जो शैल मलबा समुद्री अपरदन से प्राप्त होता है, वह सारा लहरों, धाराओं और ज्वार भाटे द्वारा परिवहित होता रहता है। लेकिन परिवहन की यह शैली जो है काफ़ी अलग है, विचित्र है, क्योंकि नदी या हिमनदी एक दिशा में ही बढ़ते रहते हैं, जबकि तरंगे जो हैं, समुद्री तरंगे जो हैं, लहरें हैं, तट की ओर जाती भी हैं और लौटती भी हैं। अतः इनके द्वारा जो मलबे का जो परिवहन कभी तट की ओर होता है, तो कभी सागर की ओर होता है, और कभी तट के समानांतर होता है, तो कभी गुरुत्व के कारण तट के दूर गहरे सागर की ओर होता है। तो इस हिसाब से तटों पर जो शैल चूर्ण का परिवहन दो प्रकार से होता है: अपतटीय परिवहन और विलांचलीय वहन। और इन दो तरह के परिवहन के फलस्वरूप हमारे इस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि बीच, स्पिट, बार्स, बैरियर्स, लेगून्स, हुक, टम्बोलो और बैरियर आइलैंड। इन सभी लैंडफॉर्म्स को हम इस डायग्राम के जरिए समझ सकते हैं। तो जो निम्न ज्वार और तट रेखा के बीच बालू, बजरी या गोलाश्म के अस्थायी निक्षेप को बीच अर्गी पुलिन कहा जाता है। कमजोर समुद्री तरंगे तट पर निक्षेपण करती है, जिससे पुलिन का आकार बढ़ने लगता है, लेकिन तूफानी तरंगे पुलिन का अपरदन करके उसे नष्ट कर देती है। वहीं तट के सहारे मलबे का निक्षेप एक ऐसी कटक के रूप में होता है, जिसका एक सिरा तट से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा रोधिका के रूप में समुद्र की ओर निकला होता है, जिसे हम स्पिट कहते हैं। वही जब तरंगे और धाराएं अवसादों के तटों के साथ साथ उनके समानांतर तली पर बिछाकर एक पतले लंबे बांध का निर्माण करती है, तो उसे रोधिका कहते हैं। रोधिका के दोनों छोरों का स्थल भाग से जुड़ा होना जरूरी नहीं है होता है। कई बार रोधिकाएं दो छोटे छोटे अंतरीपों को जोड़ती भी हैं। जब कभी लहरों द्वारा निरंतर निक्षेप के कारण रोधिका का विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि वह दो शीर्ष स्थलों यानी कि हेडलैंड्स को या दो द्वीपों या दो अंतरीपों को जोड़ देती है, तो किसी द्वीप का संबंध तट से कर देती है, तो उसे टम्बोलो कहते हैं। और जो शोर लाइन के जो पैरेलल हमारा
द्वीप होगा जो कि मुख्य रूप से सैंड से बना हुआ, उसे हम बैरियर आइलैंड कहते हैं। और कई बार एक बालू भित्ति सैंड बार यानी कि समुद्र के एक छोटे से भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर देती है, और एक ऐसी आंशिक रूप से रोधिका द्वारा घिरी हुई खारे पानी की झील को लेगून कहते हैं। और लेगून का संबंध एक संकीर्ण मार्ग द्वारा समुद्र से बना रहता है। भारत के जो पूर्व में उड़ीसा तट पर चिलिका झील और तमिलनाडु तट पर पुलिकट झील इस लेगून के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे सी कोस्ट लाइंस की। समुद्र तट और समुद्र किनारे के बीच सीमा रेखा को तट रेखा कहते हैं। और ये दो तरह की है, सबमर्जन कोस्ट लाइन और इमर्जन कोस्ट लाइन। सबमर्जन यानी कि निमग्न और इमर्जन यानी कि निगर्त। पहले अब हम बात करेंगे सबमर्ज कोस्ट लाइन की। ये भी दो तरह की है, सबमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट लाइन और सबमर्ज्ड लोलैंड कोस्ट लाइन। और इसके टाइप्स है, जिसकी फियोर्ड कोस्ट, रिया कोस्ट, डाल्मेशियन कोस्ट और एस्चुरिन। तो जो फियार्ड कोस्ट है, इन तटों का निर्माण हिम नदी द्वारा अपर्दित यू आकार की जो घाटी है, कि आंशिक रूप से समुद्र डूबने से हुआ है। और हिम युग के बाद हिम के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ा और तटों पर स्थित लंबी संकरी और गहरी घाटी में समुद्र का जल घुस गया। और इन घाटियों के तीव्र ढाल वाले जो पार्श्व समुद्र के नीचे से बाहर निकले हुए होते हैं, और फियॉर्ड स्थल के ऊपर तो बहुत लंबी दूर तक गहरे होते हैं। रिया कोस्ट है जो हिम युग के द्वारा समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के साथ समकोण बनाती हुई उच्च भूमियों की नदी घाटियों नदमुख जल में डूब गए। इस प्रकार बना तट रिया तट कहलाया। वही तट के समानांतर स्थित लंबी पर्वतीय कटकों के समुद्र में डूबने से डाल्मेशियन तट की रचना हुई। इन जलमग्न कटकों के ऊपरी भाग लंबे द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। और समर जो लोलन कोस्टलाइन है, इस प्रकार के तट किसी मैदानी भाग के जलमग्न होने से बनते हैं, और ये तट कटे फटे नहीं होते। इन तटों पर रोधिकाएं और लेगुन पाए जाते हैं। यूरोप का बाल्टिक तट इस प्रकार के तटों का श्रेष्ठ उदाहरण है। कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जन की निगर समुद्र के बारे में बात करें तो इस प्रकार के जो तटों का निर्माण है, स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्र के जल स्तर के नीचे होने से होता है। इन तटों पर पुलिन, रोधिकाएं, लैगून, क्लिफ पाए जाते हैं। और भारत का जो दक्षिणी पूर्वी जो तट है, वो निगर समुद्र तट का उदाहरण है। तो ये था टॉपिक हमारा वर्क ऑफ सी वेव्स, जिसमें हमने दो तरह के वर्क्स के बारे में पढ़ा। इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में, दूसरा है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में।